हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक आज हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म तो रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ऑर्गेनिक हम पढ़ते क्यों हैं। ऑर्गेनिक का सबसे वास्ट यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, यहाँ तक कि मेडिसिन की बात करें, चाहे हम कोई क्रीम लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, दे ऑल जस्ट कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बनते कैसे हैं, जो वास्ट जो हमारे डेली लाइफ में जो वास्ट प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे कैसे। तो सिंपल कोई भी रिएक्शन जो होती है हमारी वो कैसे प्रोसीड करती है। रिएक्टेंट्स से बना हमारा क्या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। बट अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन क्या है, कोई भी जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है हमारी। मैकेनिज्म क्या है, हाउ। रिएक्शन हमारा क्या है, हाउ, कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, कैसे ये आगे बढ़ेगा। ये हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में कौन कौन से हमारे स्टेप्स आएंगे, क्या क्या बीच में, क्या पता बीच में कुछ और ही बन जाए, है ना। बीच में कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बीच में जो वो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है उसको हम उठा के रख लें, पॉसिबिलिटी है ना। तो इस वजह से हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो भी चीज़ बन रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, जो भी मतलब हमारे पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ नई चीज़ बने। बीच में अगर ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कैसे होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कोई बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई नया बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सेम यहाँ पे जो हमारे बीच का जो प्रोसीजर है इसको अगर हम स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले हमारे पास कोई भी ब्रोमो अल्केन है, ब्रोमो अल्केन है। अब ये ब्रोमो अल्केन हमारा, इसमें हमने कोई भी एक बेस लगाया, बेस यूज किया, वो बेस हम मान लेते हैं NaOH ले लिया, ठीक है, NaOH ले लिया। अब ये जो हमारा रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में देखो हमारे क्या फॉर्म हो रहा है, ROH प्लस NaBr। अब ये ROH प्लस NaBr बना कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो बॉन्ड था R और Br के बीच में, ये R क्या है, कोई भी हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप है। ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हुआ, Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल में कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, फिजन, हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक फिजन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बट अभी सिंपल हम बस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड Br की तरफ ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये Br की तरफ जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये R पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। ये R पॉजिटिव कैसे हुआ, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले गए। पहले अल्काइल ग्रुप के पास, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, कोई भी कार्बन एटम जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन एटम के पास भी ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इधर के साइड ट्रांसफर हो गए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर के साइड ट्रांसफर हो गए हैं तो इस ब्रोमीन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ना, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स अगर किसी के पास जाएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये हमारा जो अल्काइल ग्रुप था, इस अल्काइल ग्रुप बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर निकल के चले गए हैं, जस्ट लेफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये आर, अब तुम्हारी लाइफ से अगर नेगेटिविटी जाती है तो क्या बचता है, पॉजिटिविटी। सेम यहाँ पे यही हुआ, इलेक्ट्रॉन्स वर नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो ब्रोमीन के पास चले गए, तो आर क्या हुआ यहाँ पे हमारा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब बात करें हम NaOH की, NaOH के बारे में जानते हो, बेस होता है, क्या बनता है हमारा ये Na पॉजिटिव फॉर्म एंड OH नेगेटिव। इस फॉर्म में हमारे प्रेजेंट होता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, ये R पहले ब्रोमीन को इंटैक्ट करके रख रहा था, पकड़ के रख रहा था। क्यों, क्योंकि ये बोलेगा भाई मैं क्यों जाने दूं तुम्हें,
मुझे भी, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, मैं क्यों अनस्टेबल रहूंगा। तो इस वजह से ये रख रहा था, इसको पकड़ के रख रहा था। अब हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, कोई भी रिएजेंट ऐड किया। चलो रिएजेंट छोड़ो, कोई भी एक जनरली हम इसको रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी दूसरा रिएक्टेंट बोल देते हैं हम, ये R1 है, ये R2 है, तो हम इसको रिएक्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दूसरा जो हमारा ये जो रिएक्टेंट था, ये भी ब्रेक हो रहा है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, है ना। तो ये जब हमारा OH नेगेटिव रिलीज हो गया, OH नेगेटिव जब यहाँ से बाहर निकल गया, तो भाई अब ये R बोलता है कि तुम्हें जाने का शौक था ना, चले जाओ। तो ये R जो था, इसने Br को रिलीज होने दिया। ब्रोमीन तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो तो चाहता ही था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाए, है ना। तो ये जब Br यहाँ से निकलेगा तो ये OH जो है वो इस R के पास आ जाएगा, क्योंकि इस R के पास पॉजिटिव चार्ज है और इस OH के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, तो वो इस R के पास आ जाएगा। और ये Br नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, आयोनिक बॉन्ड बनता ही है, पता है तुम लोगों को ये बात। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ROH प्लस NaBr, ठीक है। इतना समझ आया। तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस में देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2, बीच में कोई भी हीट दे दिया या इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, मतलब कोई तो कुछ तो चीज़ चाहिए होगा, क्योंकि अपने आप ही तो कोई भी रिएक्टेंट, भाई मैं स्टेबल खड़ा हूँ, मुझे अपने आप तो कोई हिलाएगा नहीं ना यहाँ से, जब तक कोई मुझे पुश नहीं करेगा, धक्का नहीं देगा, या मतलब कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, तब तक मैं अपनी इस जगह से तो नहीं हिलूंगा, मैं आराम से खड़ा हूँ। फिजिक्स का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अ बॉडी एट रेस्ट विल बी स्टे ऑन रेस्ट। तो यहाँ पे भी सेम, एक रिएक्टेंट ही में रहेगा, वो अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक कोई और एक्सटर्नल चीज उस पर आके उसको फोर्स ना करे कि भाई तू अपना बॉन्ड ब्रेक कर या तुम कन्वर्ट हो दूसरे किसी फॉर्म में, तब तक ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। तो कोई भी एक यहाँ पे हीट दे दिया या इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। दूसरा क्या, एक R1 है, R2 है, पर इन दोनों में इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स, इधर या एटम्स की बात कर लेते हैं हम, तो एटम्स इधर चेंज हो गए, ठीक है। ये एटम, इधर का कोई एटम होगा जो इसके पास जाना चाहेगा, इसका कोई एटम होगा जो उसके पास जाना चाहेगा, तब हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और एक केस क्या होता है, जब रिएक्टेंट हो हमारा और इसमें हमने कोई रिएजेंट डाला, तब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है हमारा फॉर्मेशन का। ये सिंपल अभी मैंने सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, व्हाट इज मैकेनिज्म, कि हमें इसको स्टडी करना है। ये जो बीच में फेज आया ना, इससे और इसके बीच में जो फेज आया था, ये वाला हमारा, इस फेज को जो हम स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब आगे, रिएक्शन मैकेनिज्म होता कैसे है, क्या होता है, मतलब रिएक्शन होती कैसे है, बॉन्ड टूटेगा तभी तो कोई नया बॉन्ड फॉर्म होगा। अब वो बॉन्ड टूटने के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, किस टाइप के बॉन्ड हमारे ब्रेक होते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जब हमारा ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन, जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तब हमारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस प्रोसीड होती है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड लिखा है मैंने। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड की। हाँ, इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो 3 चीज़ें क्या है, ये मैंने जस्ट अभी इससे पहले बता दिया है मैंने, एक बार और। इसमें 3 चीज़ें ही बस इन्वॉल्व होती है हमारी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, तो तीसरी चीज़ क्या है, बीच में क्या आता है हमारा, रीएजेंट। रीएजेंट ध्यान रखना, रीएजेंट हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक में अगर तुमने रीएजेंट का वर्किंग समझ लिया ना, कैसा भी रीएजेंट हो, बेस हो गया
या हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, या रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, या कैटलिस्ट हो गए, इन सब ये जितने भी रिएजेंट है, अगर तुमने इन रिएजेंट का वर्किंग समझ लिया ना कि ये रिएजेंट वर्क कैसे करता है, कब किसके साथ कैसे अटैक करता है, क्या करता है ये, जैसे न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट सिंपल बेस मान लो, अब बेस है हमारे पास OH नेगेटिव, वो क्या करेगा, OH नेगेटिव क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब वो कहाँ जाएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया एक बात कि भाई ये OH नेगेटिव है, ये तो ऑब्वियसली वहीं जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो चाहेगा कि भाई मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर दूँ। ये चीज़ अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारी ऑर्गेनिक के आधा से ज़्यादा सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बट वो सारे रिएजेंट्स के वर्किंग कैसे वो एक्ट करता है, फिर उसका तुम्हें मैकेनिज्म की सच बताऊंगा, तुम्हें रटने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऑर्गेनिक, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल ऑर्गेनिक में क्या हो, तुम्हें दिखेगा रिएजेंट ये है, अच्छा ये हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज है, तो ये रिएजेंट उसके साथ डायरेक्टली ऐसे अटैच हो जाएगा, हमारा ये फॉरवर्ड ये पूरा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा रिएजेंट ये वाला। तो हमें रिएजेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक में। बट पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट से ही बनता है हमारा इंटरमीडिएट्स। तो पहले हम इंटरमीडिएट्स की बात कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट्स होते किस टाइप के हैं, तभी तो समझ पाओगे कि वो इंटरमीडिएट जो हमारा फॉर्म हो उस पर रिएजेंट कैसे वर्क करेगा, है ना। तो अब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने एक एग्जांपल लिया था तुम्हें, रिएक्शन लिख देता हूँ, सेम भाई RBr प्लस OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव वही है NaOH से जो हमारा आया है, इसने क्या बनाया था ROH प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये R और Br इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, है ना। अब Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे ये किसके पास आ गए, ये इसके पास आ गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड टूटा है, इसकी हम बात करेंगे ना, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है हम उसकी बात करेंगे। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है, दो टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं, ध्यान रखना। बॉन्ड फिजन बोलते हैं हम इसको, या बॉन्ड फिजन और बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास होते हैं, होमोलिटिक दूसरा हेट्रोलिटिक। पहला होमोलिटिक से तुम्हें समझ आ रहा होगा, होमो मतलब एक जैसा, होमो मीन्स एक जैसा, हेट्रो मीन्स डिफरेंट तरीके से, ठीक है। अब होमो में क्या होता है, अगर हमारे पास A B है, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन को, हाँ, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो होमोलिटिक में क्या होगा, ध्यान से, बराबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के पास जा रहे हैं। होमो मीन्स एक जैसा, तो ये भाई गया, ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और हेट्रोलिटिक में क्या होता है भाई, अपना A हुआ B हुआ, इन दोनों के पास ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं आपस में। अब ये इलेक्ट्रॉन, हाँ एक चीज और, यहाँ पे जो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है ना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन तभी हमारा पॉसिबल है जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों स्पीशीज की अराउंड इक्वल हो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ स्पीशीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, ये हमारा तब पॉसिबल होगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होगा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में।
तो जब हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। यहाँ पे हमारा जो है ए पॉजिटिव, ये यहाँ पे हमारा बनता है कैटायन, ये बी नेगेटिव, हमारा ये बनेगा अनायन। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है हम उसको कैटायन बोलते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज रहता है हम उसको अनायन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन जो रहेगा, यहाँ पे हम कार्बन की बात करेंगे। अब से नॉर्मली हमने समझ लिया कि क्या होता है ए और बी रहा तो क्या होता है, अब सिंपल हम कार्बन की बात करेंगे। अब ये जब हमारा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो जब ब्रेक होगा, अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो क्योंकि कार्बन और इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अराउंड अराउंड इक्वल है, अराउंड सॉरी इस कार्बन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इक्वल है ना। तो यहाँ पे हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ही होने वाला है। तो ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा हमारा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे हमारा बनता है ये कार्बन फ्री रेडिकल। ध्यान से देखो, कार्बन के पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐसे ही बच गया रह गया यहाँ पे, तो हमारा क्या बना ये कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल। तो हम इसको और एक और मतलब जो इसका नाम है हम इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। हाँ, अब ये कार्बन फ्री रेडिकल जो हमारा ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन या फ्री रेडिकल बनता कब है, तो हमारे फ्री रेडिकल बनने के ये जो पॉसिबिलिटीज है, ध्यान से देखना, H हीट, E इलेक्ट्रिसिटी, L लाइट, लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच म्यू, हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से, है ना। P पेरोक्साइड, R रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल भी बोलेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, कुछ दिख रहा है, इसको याद कर लो, हेल्पर, इसको याद कर लो, H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, P फॉर पेरोक्साइड, R फॉर फ्री रेडिकल। ठीक है, या रेडिकल। इसके वजह से क्या मैं बताना चाह रहा हूं, तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, ए बी है, अगर हमने इसमें हीट दिया सबसे पहले या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट एच म्यू या पेरोक्साइड या कोई भी रेडिकल है वो हमारा, ठीक है, कोई भी फ्री रेडिकल हमारा प्रेजेंट हुआ, अगर हम इस रिएक्शन में ये 5 चीज अगर हम डाल देते हैं, 5 चीज मतलब कोई भी इनमें से
कोई भी एक चीज़ अगर हम देते हैं, या हीट दे दिया, इसको हीट कर दिया, तो ए और बी का जो बॉन्ड होगा वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिक फिशन होगा वहाँ पे। या इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें डाल दिया हमने, तो वो हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। लाइट की वजह से, लाइट की वजह से उसको हम और भी क्या बोल देंगे, एक तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटॉन्स की वजह से, मतलब लाइट की वजह से जो हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, या एच म्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, याद होगा। एच म्यू हम, लाइट क्या है हमारा, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम एच म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ठीक है। इवन इन केमिस्ट्री ऑल्सो। पर ऑक्साइड और रेडिकल, पर ऑक्साइड डाला तब भी होमोलिटिक फिशन होगा। अगर फ्री रेडिकल डाल दिया तो फ्री रेडिकल इन दोनों को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए वो फ्री रेडिकल क्या करता है, यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करवा देता है, ठीक है। तब जाके हमारा ये क्या बन जाएगा, ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल, ठीक है। इतना समझ आया। ध्यान से देख लो एक बार। अब हमारा जो अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है। मैक्सिमम रिएक्शंस हमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन की वजह से मिलता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शंस हमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन की वजह से मिलेगा। तो हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन में जो दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बनती है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दैट इज कार्बोकटायन एंड कार्बन आयन। इस कार्बोकटायन और कार्बन आयन से एक चीज समझ आ रहा होगा, कटायन पॉजिटिव चार्ज, अनायन नेगेटिव चार्ज, है ना। सेम वही है कार्बोकटायन कार्बन आयन। जब हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम उसको कार्बोकटायन बोलेंगे, जब हमारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम उसको कार्बोकटायन बोलेंगे। और ये जो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का जो मेन कारण होता है वो होता है हमारा सिग्निफिकेंट it is due to more or significant electronegative difference। जब दो एटम के बीच में कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है तब वहाँ पे हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ए बी हमारा है, ठीक है। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। ये कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो ध्यान से देखो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इसके पास ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अपने पास बी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा ना अपनी तरफ, ठीक है। उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है उसके पास, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तब हमारा
बी जो होगा वो अनायन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे, तो बी हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इससे हमें याद रखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स उसी के ऊपर जाएंगे, वही हमारा अनायन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव, ये दोनों अलग अलग केस है। केस 1, केस 2, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए विल बी मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ध्यान से समझ लो इस चीज को, अभी भी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड उसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ब्रेक होंगे, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर फॉर्म होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमेशा। इस बात को याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख देता हूं यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं कि इस नॉर्मल फंडा को भूल जाते हैं। अगर ये नॉर्मल फंडा होगा ना, याद होगा तुम्हारे माइंड में, तो तुम्हें एक चीज सीधा सीधा रहेगा कि अच्छा यहाँ पे क्लोरीन है, बॉन्ड तो इधर ही ब्रेक होगा। तुम्हारे माइंड में ये चीज क्लियर रहेगी पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लो एक बार इसको, हमारा क्या हो रहा है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड उसकी तरफ ब्रेक। दिखाने के लिए ये समझ लो, यहाँ पे पहले इस केस में बी की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, इधर ए में इधर इसकी तरफ हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, सेकंड केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा था इन कंपैरिजन टू बी। इतना समझ आया। अब हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से हमारे पास दो, ये चीज हमें जनरली समझ आ गया क्या होता है। अब उसके बाद बात आती है हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। किसकी बात आती है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। मैंने तुम्हें ये बताया था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है। जब हमारा कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ए पॉजिटिव ये ए नेगेटिव, ये क्या है? इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट तक जाने में बीच में क्या हुआ उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। और उसकी स्टडी को बोलते हैं हम मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट हुआ। ये जो बी नेगेटिव बना, ये ए पॉजिटिव बना, दीज आर इंटरमीडिएट्स। अब इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कार्बोकैटायन, सेकंड कार्बन आयन, थर्ड फ्री रेडिकल, फोर्थ कार्बीन, फिफ्थ नाइट्रीन, सिक्स्थ बेंजाइन। इनमें से अभी 11th-12th के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा, वो ये तीन आता है, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये हायर लेवल के स्टडीज में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में बताऊंगा जरूर कि ये कार्बीन होता क्या है, फॉर्म कैसे होता है, नाइट्रीन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, बेंजाइन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है। बट जो हमें जनरली, जो हमें अभी 11th-12th के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो ये तीन इंटरमीडिएट्स इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें तीन ही इंटरमीडिएट्स अभी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे एक एक चीज, जिससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं कि विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक डाल देता हूँ, कार्बोकैटायन। हमारा
हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ लिया कि कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म कैसे होता है। तो थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं। कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब ये बात तुम जानते हो, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड ये फॉर्म करता है। H लगा देता हूँ अभी के टाइम में, और यहाँ पे कोई भी A लगा दिया, ठीक है। अब मान लो हमारा A जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसफर हो जाएंगे किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो ये जब ए के ऊपर ट्रांसफर होंगे तो हमारा यहाँ पे क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 3, ठीक है। अगर शेयरिंग की बात करें हम 1 2 3 4 5 6, पहले कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के ऊपर, शेयरिंग में ही थे, बट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, ऑक्टेट पूरा हो रहा था ना उसका, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब चले गए तो कितने बचे उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो इलेक्ट्रॉन जब चला गया उसके पास से, तो यहाँ पे हमारा ये बेचारे के पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बचा इसके पास, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अब कितने टाइप्स के हमारे कार्बोकैटायन होते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास कार्बोकैटायन होते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अल्काइल कार्बोकैटायन की। अल्काइल कार्बोकैटायन की स्टडी करते हैं। तो हमारा अल्काइल कार्बोकैटायन होता क्या है, अलग अलग है, पहले लिख देता हूं मैं। CH3 के ऊपर जब हमारा पॉजिटिव चार्ज लगाओ, हम इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर मान लो इसके पास RCH2, R क्या हो गया हमारा, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है, या प्राइमरी कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन। R इज एनी अल्काइल ग्रुप, CH3 भी हो सकता है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब CH3 भी लगा हो सकता है यहाँ पे, CH2 CH3 भी लगा हो सकता है, CH2 CH2 CH3 भी लगा हो सकता है। तो हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यह हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगले की बात करें हम, R1 R2, ये अल्काइल ग्रुप अलग है, ये अल्काइल ग्रुप अलग है। ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा हो गया, ठीक है। और ये हमारा लास्ट में R1 R2 R3, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या हो गया ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मिथाइल कार्बोकैटायन इज डिफरेंट, ये अलग है हमारा, ध्यान रखना। यहाँ पे सीधा एक H रिमूव हो रहा है, यहाँ पे मान लो ये H होता तो वो रिमूव हो रहा था यहाँ से, ठीक है। तो ये होता हो गया हमारा क्या, मिथाइल कार्बोकैटायन, ओके। अब एक चीज गलत बोल दिया, यहाँ पे जब भी हमारा मान लो ये CH3Cl लगा हुआ हो, तो मिथाइल कार्बोकैटायन बनता कैसे है, ये Cl लगा हो, CH3Cl, ये Cl, ये बॉन्ड इसकी तरफ ब्रेक होगा, निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तब हमारा ये बनेगा मिथाइल कार्बोकैटायन। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी की। तो बच्चे ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो डिफाइन करता है, वो 2 चीज़ डिफाइन करते हैं, क्या क्या, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्रूफ करते हैं ये
इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेशन। Inductive effect and hyperconjugation is important for the proof of the stability of कार्बोकैटायन। जैसे कि मान लेते हैं हम इसकी बात करें 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं। चलो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे तुम देखो, सबसे पहले की बात करें टर्शियरी की 3 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करें, तो ये जो CH3 है, ये CH3 ये क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहा है किसकी तरफ? जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। कोई भी CH3 मिथाइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। CH3 क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये CH3 यहाँ पे देखो, तीन जगह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जब ये तीनों जगह से ये जो कार्बन के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगा? मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एक कार्बन, क्या तुम्हें खुशी होगी कि तुम पूरे चार्ज हो रखे हो, मतलब पूरे हमेशा चार्ज ही चार्ज हो रखे हो? कभी तो आराम चाहिए ना। यहाँ पे वही तो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इस कार्बोकैटायन के पास जाने की वजह से यहाँ पे 3 अलग अलग जगह से इसके ऊपर कार्बोकैटायन जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है, मतलब पॉजिटिविटी, उसके पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। और कम हो रहा है, न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर कम होगा तो किसकी तरफ बढ़ रहा है? न्यूट्रल की तरफ। और न्यूट्रल तो स्टेबल होता ही है सबसे ज़्यादा। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होगा? डेल पॉजिटिव। लास्ट वाली जो मैं उसमें यहाँ पे देखो हमारा क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी तरफ जा रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी तरफ है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ फ्लो होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा वो कम हो जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है। और जब वो न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहा है तो हमारे न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल होगा ना। दैट्स वाई यहाँ पे 3 अलग अलग स्पीशीज है। ध्यान से देखो, ये CH3, ये CH3, ये इथाइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल, एक इथाइल ग्रुप, ये 3 अलग अलग जगह से इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है इस कार्बोकैटायन को। और इस वजह से क्या हो रहा है? हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। अगले की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखो, सिर्फ ये इस जगह और एक मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, और
इथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से इसकी जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो जनरली इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, मतलब न्यूट्रल की तरफ कम जाएगा। द रीज़न इज कि दो ही इसके पास ग्रुप है ना जो इसको जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाले में तो हमारे पास एक सिर्फ इथाइल ग्रुप है जो इसके चार्ज डेंसिटी को हमारा कवर अप कर रहा है, ठीक। तो अब हम इसकी जो स्टेबिलिटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, ओके। हाँ, और लास्ट में हमारा आ जाता है ये मिथाइल कार्बोकैटायन। इसकी स्टेबिलिटी हमारी सबसे कम होती है। यहां तक ये टॉपिक समझ आया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो हमारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, वो इसके ऊपर, ये 2 कार्बोकैटायन को ध्यान से देखो। अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से कह रहा हूं मैं यहाँ पे, व्हाई दे बोथ आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे जो हमारा एग्जाम में आ सकता है, अब तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा होगा, नाइट्रोजन है ज्यादा, तो ये जो 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यूज किस लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें ये लग रहा होगा नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पर इंक्रीज कर देगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ है। उसके रीज़न बताता हूँ मैं अभी। चलो थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ लिया ना, हमारा 4 नंबर तो पक्का है, क्योंकि इन दोनों में से कभी घुमा के क्वेश्चन डाल देते हैं वो लोग, ओके। हाँ, तो हम बात करते हैं इसकी। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास क्या है, हमारा लोन पेयर। और जब ये नाइट्रोजन के पास हमारा लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन पहले से ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा इस नाइट्रोजन के पास, ये नाइट्रोजन के पास मूव करेगा, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। साइज छोटा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से अकोमोडेट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, और हाँ, ये नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने वाला। इससे इलेक्ट्रॉन्स कब लेगा बताता हूँ। डायरेक्टली नहीं लेगा, क्योंकि बेचारा पहले ही जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या है हमारा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ये नाइट्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये नाइट्रोजन क्या करता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोकैटायन को दे देता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकैटायन को दे देता है। अब नाइट्रोजन की तो टेंडेंसी है कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वापस ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना, जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब ये वापस क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा। इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं, कुछ और मत समझना इसको। पहले इलेक्ट्रॉन्स इसके पास गए, वापस से इसने ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए। तो इस प्रोसेस को, ये पूरा जो ये इसको बोलते हैं, दैट इज डीलोकलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो
डीलोकलाइजेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इफेक्टिव फॉर द स्टेबिलिटी, क्योंकि ध्यान से देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह रुक ही नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर ट्रांसफर होते जा रहा है, होते जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो है ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। अगर हम सेम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये हमारा CH3, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये हमारा CH3, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने के बाद ये इसके ऊपर गया, फिर ये वापस, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वापस से इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ जाएंगे। सो इट इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इट इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखो अच्छे से। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। जनरली ये टॉपिक लास्ट में कवर होना चाहिए, बट अभी हमारी एलिफेटिक ग्रुप की बात हो रही है, इस वजह से मैं इसको पहले यहीं पे इसी में कवर कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, इवन फ्रॉम द एरोमेटिक कार्बोकैटायन, इवन फ्रॉम द अलाइल कार्बोकैटायन। वहाँ पे रेजोनेंस होता है एरोमेटिक कार्बोकैटायन में, यहाँ तक कि फिनाइल कार्बोकैटायन में भी रेजोनेंस होता है, बट स्टिल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इज more stable than those carbocations। क्यों? चलो फिर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन होता क्या है हमारा, ये हमारे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, ये हमारा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब यहाँ पे खास क्या होता है, ध्यान से देखना, जो हमारा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होता है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप के बारे में। साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो हमारा होता है, इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखना, हर एक के अलग अलग बता रहा हूं मैं। समझ आया? ये कार्बन 1, इनमें भी सेम होता है, इनमें भी सेम ऐसा ही होता है, ये C1, ये C2, ये C3, 3, तो इनमें भी सेम होता है। ये जो PP ओवरलैपिंग जो होता है यहाँ पे, ये ऐसा ही होता है, और हम इसको एक नाम देते हैं, दैट इज बनाना बॉन्डिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं, बनाना बॉन्डिंग। और इस बनाना बॉन्डिंग की वजह से ये जो एंगल स्ट्रेन होता है, इसका एंगल स्ट्रेन, यहाँ जो हम इसके एंगल की बात करें, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, और एंगल स्ट्रेन इसको डीस्टेबलाइज करता है, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल को एंगल स्ट्रेन जो है वो डीस्टेबलाइज करता है। ये बनाना बॉन्डिंग
पीपी ओवरलैपिंग कैसे होता है? तुमने जहां पे पीपी ओवरलैपिंग देखा होगा वो ऐसे देखा होगा, ऐसा वाला साइड वाइज ओवरलैप होता है ना, बट यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप नहीं होता ये। यहाँ पे पीपी ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होता, ये बनाना शेप ले लेता है, कर्व शेप, ठीक है, इसके ओवरलैपिंग के लिए। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है ये वाला चीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा बनाना बॉन्डिंग। अब इसकी बात करें हम, तो भाई यहाँ पे ये स्टेबल कैसे होता है, तो ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को देख लेते हैं। अब यहाँ तो मैंने तुम्हें बताया ही कि यहाँ पे इसका जो ओवरलैपिंग होता है वो कैसा होता है। ये इसकी ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास भी तो क्या है, पी ऑर्बिटल है ना, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। और ये वेकेंट पी ऑर्बिटल कैसे बना, ध्यान से देखो, ये हमारे पास कार्बन ऐसे था, कार्बोकैटायन, पहले क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप हो रहे हैं। अब कोई सा आया, कोई मतलब कार्बोकैटायन कैसे हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ से बाहर हो गए। तो ये जो 2px ऑर्बिटल था हमारा, इसको मैं बांध देता हूँ, 2px 2py 2pz ऑर्बिटल। तो 2pz ऑर्बिटल जो है हमारा वो वेकेंट हो गया, पूरा खाली हो गया। तो ये देखो, ये वही है 2pz ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल हम ऐसे बनाते हैं ना, ये वही ऑर्बिटल है। तो ध्यान से देखो, ये 2p ऑर्बिटल हमारा खाली है। अब इस वाले कार्बन को, कार्बन इसका नाम दे देते हैं हम C1 C2 C3 करके, जिससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा अच्छे समझ, C1 C2 C3। तो ये जो C1 वाला जो हमारा कार्बन था, इसका जो p ऑर्बिटल है, ये वैसे एंगल स्ट्रेन में गुजर रहा है। भाई ये सिंपल ऐसे तो है, दोनों ऑपोजिट में खड़े हैं दोनों p ऑर्बिटल ऐसे। अब इसको पूरा ऐसे झुकना पड़ रहा है इधर, है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये बॉन्ड इसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसको हम इस तरीके से भी शो करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी शो करते हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारा जो नया जो ये बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ध्यान से देखो, ये बॉन्ड जो था, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर चला गया, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर चला गया, ठीक है। और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इधर पॉजिटिव चार्ज आया और ये डबल बॉन्ड हो गया। तो इसके बहुत सारे नाम है। सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा नाम डांसिंग रेजोनेंस। अब डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोलते हैं इसको, ध्यान से देखो, पहले बनाना था, फिर ये स्ट्रेट हो गया। तो ऐसा कुछ हमें लगता है जब हम इसको, मतलब इसके अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो भाई ये डांस कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो इस वजह से हम इसके दो नाम लिखते हैं, हम इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस। और इस डांसिंग रेजोनेंस की वजह से या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से इस साइक्लोप्रोपाइल, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये स्टेबिलिटी ऐसा होता है इनका, ठीक है। यहाँ पे जब मैं बात करूँ इनकी स्टेबिलिटी ऐसे होती है, बट दिस इज मोर स्टेबल देन ऑल एरोमेटिक कार्बोकैटायन या ऑल फिनाइल कार्बोकैटायन। जब हम फिनाइल कार्बोकैटायन की बात करेंगे तब मैं उसमें रेजोनेंस दिखाऊंगा कि
उसमें रेजोनेंस कैसे होता है और रेजोनेंस की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बट ये जो जब लास्ट में सीरीज पूरे लिखवानी है, वो सीरीज लिखवाने के बाद तब तुम्हें पता चलेगा कि ये हमारा 3 डिग्री जो हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये चीज़ देखो और ये चीज़ दोबारा एक बार समझ लो। यहाँ पे जो बनाना बॉन्डिंग होता है, ये एंगल स्ट्रेन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके साथ ओवरलैप हो जाता है। और ये वेकेंट पी ऑर्बिटल कैसे हुआ, ध्यान से देखो। ये जो हमारे पास था, ये कार्बन का है ना, 2s 2px 2py 2pz है ना, तो ये ओवरलैप होता है ना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, ऐसे ही होता था। तो लास्ट वाला जो हमारा ऑर्बिटल था 2pz वाला, तो यार जो कार्बोकैटायन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो ये बचा, वो हमारा ये बचा 2pz, और ये वेकेंट ऑर्बिटल हो जाता है, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो मैं इसको यहाँ पे एक और चीज लिख लूं, ड्यू टू वेकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है।